सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम पिछले वीडियोस में हमने 7 क्वेश्चन नंबर तक देखा था और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7 वहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, 7 क्वेश्चन उस वीडियो में। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं FOT के। तो 8th नंबर का क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू बाइंडिंग मशीन। ये 7 मार्क्स का आया है, विंटर 2024। पेपर हम अभी एक ही चला रहे हैं, जो कि 17 जनवरी को हुआ था पेपर 2025 में, विंटर 2024 में। ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ करिए, बनाइए और एक्सप्लेन करिए पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू बाइंडिंग मशीन। यानी बाइंडिंग मशीन में कैसे बाइंडिंग मशीन काम करती है, उसमें मटेरियल का जो पैसेज है वो दिखाना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख लो। ये देखो, ये है रोटर कोनर नंबर 44 हाई स्पीड बाइंडिंग मशीन। ठीक है, ये है बाइंडिंग मशीन का डायग्राम। ये जो आप देख रहे हो सबसे पहले नंबर पे रोटर कोनर नंबर 44 हाई स्पीड बाइंडिंग मशीन, यानी ये बाइंडिंग मशीन का नाम है। ये बहुत ही हाई स्पीड में बाइंडिंग करती है। ठीक है, क्या बाइंड करती है? सीधी सी बात है, वही अपना यान। ठीक है, अब देखो ये है पैसेज, डायग्राम ये बनाया हुआ है। अब इसके पैसेज को समझो। ये आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू बाइंडिंग मशीन, यानी बाइंडिंग मशीन के थ्रू पैसेज ऑफ मटेरियल क्या रहता है। ठीक है, एज शोन इन फिगर yarn is fed from ring bobbin and passes from balloon breaker, tensioner and कैचर और क्लियरर। यानी कि जो फिगर अभी हमने देखा उसमें हमने देखा कि अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। तो हर पार्ट का यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे मटेरियल जो है वो पास थ्रू होता है, कहाँ कहाँ से। तो यान जो होता है वो कहाँ से आता है? रिंग बॉबिन से आता है और पास करता है बलून ब्रेकर टेंशनर से, बलून ब्रेकर से, टेंशनर से और क्लियरर से। बलून ब्रेकर क्या करता है? जो भी यान में बलूनिंग होती है उसको कम करता है। टेंशनर क्या करता है? टेंशन को मेंटेन करके रखता है उसमें, और यान की टेंशन को मेंटेन करके रखता है। क्लियरर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं यान पे उसको जो फालतू का होता है उसको रिमूव कर देता है। अब देखो लिखा है आगे कि टेंशनर रिमूव थिन प्लेसेस एंड क्लियरर रिमूव थिक प्लेसेस। यानी टेंशनर का क्या काम है? टेंशनर रिमूव करता है जो धागे में पतले पतले, यानी आप देखते होगे कभी धागा, आपने अगर देखा होगा तो कहीं पे धागा मोटा होता है, कभी पतला होता है। तो टेंशनर का काम होता है कि थिन प्लेसेस को रिमूव करना और क्लियरर का काम होता है थिक प्लेसेस को धागे में रिमूव करना। अब धागा टेंशनर और ये क्लियरर के आगे अब कहाँ जाएगा? अब जाएगा आफ्टर पासिंग फ्रॉम क्लियरर यान पास्ड फ्रॉम यान गाइड एंड क्रॉस बाउंड ऑन पैकेज। यानी कि जो हमारा यान है वो सबसे पहले रिंग बॉबिन से आया। रिंग बॉबिन से आने के बाद वो आपका बलून ब्रेकर के थ्रू होते हुए कहाँ पे आया? टेंशनर और क्लियरर के पास। वहाँ पे हमारे जो भी थिक और थिन प्लेसेस थे वो रिमूव हो गए। इसके बाद यान जो है वो आपका पास होगा यान गाइड के थ्रू। जो यान गाइड क्या करती है? यान को गाइड करने का काम करती है कि किस डायरेक्शन में यान को जाना है। इसके बाद जो यान है वो हमारा पैकेज पे बाउंड हो जाएगा, किसकी हेल्प से? ड्रम की हेल्प से। वो सारे पार्ट्स आपको अभी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, डायग्राम में। और प्रिपेयर करती है एक कोन या फिर चीज़, यानी कि जो भी बॉबिन रहता है हमारा जिस पे यान बाउंड होता है वो तैयार होके उसको क्या बोलते हैं? या तो कोन बोल देते हैं या फिर चीज़ बोलते हैं उसको। ठीक है, अब मैं पार्ट्स आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे यान जो है ये क्या लिखा है? ए नंबर पे लिखा है क्रिल। ए कहाँ है? ये नीचे, सबसे नीचे। और फिर बी क्या है? रिंग कॉब।
ये रिंग कॉर्क है यानी बॉबिन। सी क्या है, बलून ब्रेकर। और ई क्या है, थ्रेड गाइड। एफ क्या है, टेंशनर वॉशर टाइप। और जी क्या है, स्लब कैचर। और एच क्या है, ब्रोकन थ्रेड स्टॉप मोशन। और के क्या है, ग्रुप्ड बाइंडिंग ड्रम। और एल क्या है हमारा, कोन है। और एम क्या है, फुल पैकेज इंडिकेटर। यानी कि हमारा यान जो है वो कहाँ से फेड हुआ बॉबिन से। बॉबिन के बाद ये गया बलून ब्रेकर के पास, यानी कि ये अपना सी जो बलून ब्रेकर है वहाँ पे गया। फिर इसके बाद बलून ब्रेकर के बाद टेंशनर में गया, टेंशनर यानी कि एफ पार्ट जो है। फिर इसके बाद यान गाइड से होते हुए थ्रू कहाँ पे पहुँचा, ड्रम पे। तो ड्रम क्या करेगा, बाइंडिंग करने का काम करेगा, और ऊपर ये बाइंड होके फिर इसके बाद जो फुल पैकेज इंडिकेटर है वो मशीन में इंडिकेशन देगा कि आपका पैकेज फुल हो गया है, अब आप हटाइए उसको। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एट्थ वाला हो गया। अब हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मटेरियल थ्रू ड्रॉ फ्रेम। यानी कि अब हम देखेंगे क्या कि ड्रॉ फ्रेम के थ्रू क्या पैसेज ऑफ मटेरियल है, कैसे मटेरियल जो है फ्लो कर रहा है ड्रॉ फ्रेम में, ड्रॉ फ्रेम की वर्किंग कैसे होती है। ये भी 7 मार्क्स का पूछा गया है विंटर 2024 में। तो पहले हम इधर से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम पे जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे, पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू ड्रॉ फ्रेम। अब हम समझेंगे कि पैसेज ऑफ मटेरियल कैसे फ्लो होता है ड्रॉ फ्रेम में। 6 to 8 कैन आर प्लेस्ड एट द बैक साइड ऑफ ड्रॉ फ्रेम। स्लाइबर आर गाइडेड बाय गाइड रोलर एंड देन फेड टू ड्राफ्टिंग रोलर्स। यानी कि 6 से 8 कैनों को रखा जाता है ड्रॉ फ्रेम के पीछे, और जो स्लाइबर्स होती हैं वो गाइड करी जाती हैं गाइड रोलर के थ्रू। और कहाँ पे आती हैं ये, ड्राफ्टिंग रोलर्स के पास में। ठीक, ईच पेयर ऑफ ड्राफ्टिंग रोलर हैज़ डिफरेंट स्पीड। यानी कि जो हमारे ड्राफ्टिंग रोलर्स रहते हैं उनकी अलग अलग स्पीड होती है। जो और आगे क्या लिखा है, बैक रोलर्स हैज़ मिनिमम स्पीड, फ्रंट रोलर हैज़ हाईएस्ट स्पीड। यानी कि जो पीछे की तरफ जो रोलर रहते हैं उनकी स्पीड मिनिमम होती है, और जो फ्रंट रोलर रहते हैं उनकी स्पीड हाईएस्ट रहती है, ज़्यादा स्पीड वाले होते हैं। ये दोनों की स्पीड में वेरिएशन होता है। ड्राफ्टिंग इज़ डन ड्यू टू दिस स्पीड वेरिएशन। और ड्राफ्टिंग जो है वो इसी स्पीड वेरिएशन की वजह से ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टेड वेव आर देन पास्ड फ्रॉम ट्रम्पेट एंड फॉर्म स्लाइबर। इसके बाद ड्राफ्टेड वेव जो है वो हमारी ड्राफ्टिंग जोन से आई, तो ये ड्राफ्टेड वेव हमारी तैयार हो गई। अब ये जो है पास होती है ट्रम्पेट और ट्रम्पेट से पास होती है, और फॉर्म क्या होता है, स्लाइबर फॉर्म होती है। स्लाइबर इज स्टोर्ड इन कैन विद द हेल्प ऑफ कॉइलर मैकेनिज्म। और ये जो स्लाइबर हमारा प्रोड्यूस हुआ ड्रॉ फ्रेम में, ये स्टोर हो जाता है कैन्स में, किसकी हेल्प से, कॉइलर मैकेनिज्म की हेल्प से। अब आप देखोगे इसका डायग्राम हम देखते हैं। ये है हमारा ड्रॉ फ्रेम का डायग्राम। ये तो इसमें क्या बताया था कि 6 से 8 कैनें रहती हैं जो पीछे की तरफ रखी जाती हैं ड्रॉ फ्रेम के। फिर इसके बाद जो स्लाइबर है वो फेड करता है, कहाँ पे आता है ये, ड्राफ्टिंग सिस्टम के पास में। और यहाँ से जो ड्राफ्टेड वेब है वो पास करती है ट्रम्पेट से, और वो पास करता है ड्राफ्टिंग सिस्टम से। ड्राफ्टिंग सिस्टम के बाद जो है ड्राफ्टेड वेब हमारी तैयार हो जाएगी जब ड्राफ्टिंग सिस्टम से आएगा। फिर इसके बाद ये ड्राफ्टिंग सिस्टम से आने के बाद में ये ट्रम्पेट पे आता है, और ट्रम्पेट जो है फॉर्म कर देता है स्लाइबर को। और जो स्लाइबर है हमारा वो कॉइलर मैकेनिज्म के थ्रू जो कैन रहती हैं इनमें स्टोर हो जाता है। और जो हमारे रोलर्स रहते हैं उनकी अलग अलग स्पीड होती है जिसकी वजह से ड्राफ्टिंग हो पाती है। तो जो बैक रोलर रहते हैं उनकी मिनिमम स्पीड रहती है, और फ्रंट रोलर की हाई स्पीड रहती है। ठीक है, ये ड्रॉ फ्रेम के बारे में। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, व्हाट इज डायरेक्ट वार्पिंग। डायरेक्ट वार्पिंग क्या होता है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है विंटर 2024 में। तो डायरेक्ट वार्पिंग को हम बीम वार्पिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट वार्पिंग को क्या हम कह सकते हैं, बीम वार्पिंग भी कह सकते हैं, इसके दो नाम हैं। तो डायरेक्ट वार्पिंग इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर हाई स्पीड प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट अगर आपको हाई स्पीड प्रोसेस चाहिए, हाई स्पीड प्रोडक्शन चाहिए, तो हम डायरेक्ट वार्पिंग का यूज़ करते हैं। और फॉर ग्रे और मोनो कलर वार्प ऑफ वेरी लॉन्ग लेंथ ऑफ वार्प, यानी कि ये कब यूज़ होता है, जब हमें मोनो कलर का कुछ बनाना होता है ना, मोनो कलर के वार्प का भी यूज़ करते हैं, बहुत ही लंबी लेंथ रहती है जिन वार्प्स की, उनका यूज़ रहता है इसमें। तो हम ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए डायरेक्ट वार्पिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वार्पिंग। ये 4 मार्क्स का पूछा है विंटर 2024 में, यानी कि कहा गया है कि ऑब्जेक्ट क्या है वार्पिंग के, मतलब वार्पिंग का क्या फंक्शन है, क्यों की जाती है वार्पिंग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वार्पिंग क्या है, ऑब्जेक्ट वार्पिंग के देखेंगे, कन्वर्ट सिंगल यार्न इनटू शीट हैविंग स्पेसिफिक लेंथ एंड विड्थ, यानी कि वार्पिंग का क्या काम है, ये जो हमारा सिंगल यार्न्स रहते हैं इनको एक शीट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कि जिसकी क्या होती है, स्पेसिफिक लेंथ होती है, एक मतलब डिसाइडेड लेंथ होती है और विड्थ होती है। पहला ऑब्जेक्ट ये हुआ। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिपेयर अ कंटिन्यूअस लेंथ फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, और प्रिपेयर करता है एक कंटिन्यूअस लेंथ को, यानी लगातार एक लंबाई की सीट को, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे काम आ सके। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर अ वार्पर्स बीम विच कैन बी इजीली अनबाउंड इन नेक्स्ट प्रोसेस, यानी वार्पिंग क्या करता है, प्रिपेयर करता है वार्पर्स बीम को, जो कि ईजिली अनबाइंड हो सके नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है ना। यानी आगे के प्रोसेसेस में जब ये बीम को ले जाया जाए तो आसानी से अनबाइंड हो जाए धागा हमारा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू वार्पिंग मशीन। 7 मार्क्स में पूछा गया है विंटर 2024 में, यानी कि इसमें भी वही है, बनाइए और एक्सप्लेन करिए पैसेज ऑफ मटेरियल, वार्पिंग मशीन के थ्रू पैसेज ऑफ मटेरियल को एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे क्या है, पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू वार्पिंग मशीन। अब हम देखेंगे क्या है पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू वार्पिंग मशीन, कैसे फ्लो करता है मटेरियल वार्पिंग मशीन के थ्रू। तो कोन एंड चीज़, कोन और चीज़, या तो आप बॉबिन को कोन बोलो, बॉबिन बोलो, या फिर चीज़ बोलो, ठीक है ना, ठीक है। या तो उसको कोन या तो चीज़ बोलते हैं। कोन और चीज़ प्रिपेयर्ड इन वाइंडिंग मशीन आर प्लेस्ड इन क्रिल ऑफ वार्पिंग मशीन, यानी कि जो कोन और चीज़ प्रिपेयर हुए हैं वाइंडिंग मशीन में, उनको क्रिल पे में रखा जाता है वार्पिंग मशीन में, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेज इज सेम एज नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड इन वार्पिंग मशीन, यानी कि जो नंबर ऑफ एंड्स होते हैं वो बराबर होते हैं जितने की नंबर ऑफ पैकेज बन रहे हैं ना, किसमें, वार्पिंग मशीन में। नंबर ऑफ एंड्स इज सेम एज नंबर ऑफ पैकेज इन रिक्वायर्ड इन वार्पिंग मशीन, यानी जितने भी पैकेज बन के तैयार होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंड होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल यान मेक अ यान शीट, यानी कि सारे यान्स को मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या बनाता है, एक यान की शीट बनाता है। दिस शीट इज़ पास्ड फ्रॉम कंडेंसिंग रोलर एडजस्टेबल रीड, यानी कि फिर ये शीट कहाँ से कहाँ पास थ्रू होती है, ये जाती है कंडेंसिंग रोलर के थ्रू और एडजस्टेबल रीड से ये पास होती है। अब मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये है आपकी वार्पिंग मशीन, ये ठीक है। अब ये क्या है,
सबसे पहले देखो ये दो सर्कल टाइप में बने हैं, तो ये क्या है, फ्लेंस्ड बीम। फिर इसके बाद क्या है, प्रेस रोलर, और ये क्या है, क्रिल्स। यहीं पे बॉबिन यानी कोन और चीज़ बिठाई गई हैं क्रिल में, ठीक है ना। और फिर इसके बाद नीचे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बीमिंग हो रही है, ठीक है। अब नीचे आओ तो यहाँ पे देखो बैक रीड, लीजिंग रीड, फ्रंट रीड, ये 3 रीडें दी गई हैं। एक्सपेंडर, स्ट्रेट कॉम्ब, जिगजैग कॉम्ब, सेपरेटर कॉम्ब, फैन टाइप, फ्रंट रीड, ठीक है। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लो, एग्जाम में आता है। ये है वार्पिंग मशीन का डायग्राम, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आपको डायग्राम से और पैसेज को पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि कैसे मटेरियल का फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू रिंग फ्रेम। यानी ये भी एक हमारे टेक्सटाइल में मशीन रहती है, FOT में सब्जेक्ट में ये हमको पढ़ाया जाता है हम लोगों को। क्या है, इसमें भी वही है कि पैसेज ऑफ मटेरियल बताना है रिंग फ्रेम के थ्रू। तो देखेंगे आंसर क्या है, पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू रिंग फ्रेम। अब रबिंग इज कम फ्रॉम रबिंग पैकेज माउंटेड ऑन क्रिल, यानी जो हमारी रबिंग रहती है वो कहाँ से आती है, रबिंग पैकेज से, जो कि माउंटेड किस पे बिठाया जाता है, क्रिल पे बैठा हुआ होता है, वहीं से हमारा रबिंग जो है आता है। दिस रबिंग इज पास्ड फ्रॉम गाइड रोलर एंड फेड टू द ड्राफ्टिंग सिस्टम। यानी फिर ये रबिंग कहाँ जाएगा, देखो क्रिल पे जो रबिंग पैकेज माउंटेड है वहाँ से रबिंग आया, फिर इसके बाद ये रबिंग पास थ्रू होगा गाइड रोलर से और ड्राफ्टिंग सिस्टम से। फिर एज द ड्राफ्टेड स्ट्रैंड कम आउट फ्रॉम रोलर, फिर इसके बाद जब ड्राफ्टिंग सिस्टम से ये जो ड्राफ्टेड स्ट्रैंड है वो बाहर आएगा, स्ट्रैंड इज ट्विस्टेड बाय रिंग ट्रेवलर। फिर इसके बाद ये जो स्ट्रैंड है ना, ड्राफ्टेड स्ट्रैंड आपका, ये ट्विस्ट किया जाएगा किसके थ्रू, रिंग ट्रेवलर के थ्रू। ड्यू टू स्पीड डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलर एंड स्पिंडल, यार्न बाउंड ऑन द बॉबिन विच इज माउंटेड ऑन स्पिंडल। यानी कि ये जो डिफरेंस है ट्रेवलर और स्पिंडल के बीच में, इसी डिफरेंस की वजह से जो यान है वो हमारा बॉबिन पे बाउंड होता है, जो कि माउंटेड होता है स्पिंडल पे, ठीक है। अभी डायग्राम हम देखेंगे, रिंग फ्रेम का डायग्राम ये है हमारा रिंग फ्रेम का डायग्राम, लास्ट वाला। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर पे ये रबिंग पैकेज है, और फिर ये रबिंग, फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्रिल, ठीक है ना। फिर ट्रेवर्स मोशन, सेकेंड है हमारा ट्रेवर्स मोशन, थर्ड है ट्रम्पेट, फोर है ड्राफ्टिंग सिस्टम, जहाँ से ड्राफ्टेड जो हमारी वेब है, स्ट्रैंड जो है वो निकलेगा। तो इसके बाद फिफ्थ है थ्रेड गाइड, लैपिट, थ्रेड गाइड या फिर उसको हम लैपिट भी बोल सकते हैं। सेवन्थ है हमारा बलून कंट्रोल रिंग, जो कि ये देखेगा कि यार्न में बैलूनिंग ना हो। और एट्थ क्या है, ट्रेवलर, और नाइन्थ क्या है, रिंग। तो ये हमारा पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू रिंग फ्रेम है, ये हमारा रिंग फ्रेम है, ओके। अब हम आगे देखेंगे, ये हो गया हमारा रिंग फ्रेम, 13 क्वेश्चन हो गया। अभी हम देखेंगे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज सेक्शनल वार्पिंग, सेक्शनल वार्पिंग क्या होता है। 3 मार्क्स का पूछा गया है, विंटर 2024। सेक्शनल वार्पिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर मल्टी कलर पैटर्न ऑफ शॉर्ट लेंथ। यानी कि सेक्शनल वार्पिंग आप कब करते हैं, जब आपको मल्टी कलर पैटर्न की कोई भी चीज़ चाहिए और जहाँ पे जो यान की जो लेंथ है वो शॉर्ट लेंथ है, तब हम सेक्शनल वार्पिंग करते हैं। यूजुअली द लेंथ warped will be just to fill a single viewer's beam only. This process is rather slow one. यानी कि अक्सर ये क्या होता है कि जो हमारी यान की जो लेंथ है, जो
बाइंड होगी उस पर, तो उसकी इतनी ही लेंथ रहती है कि वो एक सिंगल बार पर बीम को फिल कर सके, और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वार्पिंग, सेक्शनल वार्पिंग स्लो प्रोसेस रहता है इसमें, क्योंकि हम मल्टी कलर्स का यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए कोई भी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ साइजिंग प्रोसेस। अब देखो हमारा धागा बनता है, तो उसको स्टिफ बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि उसमें एंटी कुछ एजेंट्स ऐड करते हैं, जिससे कि धागा हमारा जो है उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्प्रूव हो सकें। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है साइजिंग प्रोसेस का, क्यों करते हैं हम साइजिंग। ये भी 3 मार्क्स का पूछा गया विंटर 2024 में। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइजिंग प्रोसेस, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इम्प्रूव यान वीव एबिलिटी, यानी कि यान जो हमारा बन जाता है इसके बाद उसको हम जब वीव करते हैं, यानी कि लूम में जब जाता है वो वीव होने के लिए, तो उसकी जो एबिलिटी है ना, वीव होने की एबिलिटी, उसको बढ़ाता है, यानी एकदम मजबूत बना देता है उसको, ठीक है। सेकंड क्या है, इम्प्रूव यान स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, यानी कि ये और क्या करता है, यान की जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो प्रॉपर्टी होती हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। थर्ड क्या है, कोट द यान विथ थिन प्रोटेक्टिंग फिल्म, और ये क्या करता है, यान को कोट कर देता है पतली से एक प्रोटेक्टिंग फिल्म से, यानी जो भी एजेंट्स हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। ये उसके यान को प्रोटेक्ट करने का काम करता है साइजिंग एजेंट्स, जो भी साइजिंग का मटेरियल रहता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इम्प्रूव यान एब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि यान की जो, जैसे नहीं धागा बार बार भाई जब बुनाई होगी तो उसमें कभी कभी घिसाव भी आएगा, तो वो धागा वहाँ से टूटे नहीं, बार बार घिसने से धागा टूटे नहीं, इसीलिए एक दूसरे में धागे जैसे नहीं बार पर वेफ्ट जब बुनाई होती तो घिस सकते हैं, तो उस चीज़ को भी ये बढ़ाता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस को भी, मतलब धागे को इतना दृढ़ कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि वो टूटे नहीं आसानी से, इम्प्रूव करता है एब्रेशन रेजिस्टेंस को, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट आई थिंक लास्ट है, हाँ लास्ट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फाइबर्स। अब आप लोग जानते होंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं वो कितनी हार्मफुल होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो टेक्सटाइल में थोड़ा बदलाव किया गया है कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो, जो क्लॉथिंग हमारा रहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ उनसे, तो इसीलिए इको फाइबर्स को लाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फाइबर्स, यानी इको फाइबर्स का जो इको फ्रेंडली रहती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहती हैं, उन फाइबर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। तो 3 मार्क्स का पूछा गया विंटर 2024 में। क्या आंसर क्या है इसका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आप देख रहे हो कैसे वातावरण के लिए कितनी जैसे कंपनी से वेस्टेज होता है उसको कभी कभी जलाते भी हैं, तो ज़्यादा वेस्टेज होगा तो एनवायरनमेंट जो है हमारा वो डिग्रेड होता है, जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। अभी देखते हो आप लोग कितनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी, ग्लोबल वार्मिंग इतनी नहीं थी पहले। और eco fibers reduce environmental pollution and carbon emission caused by conventional synthetic fibers, यानी जो eco fibers होते हैं वो रिड्यूस करते हैं कि environmental pollution ना हो। इको फाइबर्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि environmental pollution ना हो, यानी कि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध रह सके। ये और ये क्यों होता है कि कुछ कन्वेंशनल यानी बनाए जाते हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स, उनको जब हम जलाते हैं तो कार्बन का एमिशन होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, तो इसीलिए इको फाइबर्स को लाया गया। इन एवरी फील्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल is to responsible for this issue. It is essential to being utilizing eco-friendly fibers in the production of eco textile,
यानी कि आप लोग देख रहे हो अभी कि कंपनियां लगाने के लिए लोग कितने पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से एनवायरनमेंट को हानि ही पहुंचाना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए। जो भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियों का भी उसमें योगदान है। तो ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि इको फ्रेंडली फाइबर्स टेक्सटाइल में लाई जाएं। सो आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर कोई कमी रहती है तो आप लोग बता सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।